तो मौजू पर बात करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहेंगे। डॉक्टर मोहम्मद शहजाद फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। ब्रिगेडियर शरदेंदु साहब इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का इस्तकबाल है सलाम टीवी में। सबसे पहले ब्रिगेडियर शरदेंदु साहब आपके पास में आना चाहूंगी। ये जो नए नए बयान सामने आ रहे हैं, बातचीत होगी, हो सकती है और फिर शराइत यहाँ लगाना और ईरान का रुख, क्या आपको वाज़ेह करता है आगे ये पूरा एक बातचीत का जो सिलसिला है वो किस तरफ जा रहा है? देखिए, मेरा मानना है शबनम जी कि दोनों देश आज की डेट में युद्ध नहीं चाह रहे हैं और इसकी पहल अमेरिका डेफिनेटली नहीं करना चाहता है। इसी वजह से देखिए, आज की डेट में जो एमओयू है वो बहुत ही एडवांस स्टेज में है। वो अपने तमाम जो डोनाल्ड ट्रंप है अपने तमाम सलाहकारों से विचार विमर्श कर रहे हैं और एक फाइनल एग्रीमेंट होना बाकी रह गया है। इसमें कुछ एक जो पेचीदा चीजें हैं, जिसमें एनरिच यूरेनियम का मसला है, उसको उन्होंने जो 60 दिन का समय जो सीज फायर का होगा उस दौरान कई सक्सेसिव स्टेज ऑफ कन्वर्सेशन होगा, डिस्कशन होगा, उसमें तय किया जाएगा, क्योंकि ये पेचीदा मुद्दा है। ईरान नहीं चाहेगा कि एनरिच यूरेनियम वो अमेरिका को सौंपे या किसी थर्ड कंट्री को सौंपे। ये उसकी अस्मिता पे हमला होगा। लिहाजा अगर ईरान इसको मान जाता है तो वो युद्ध हारा हुआ समझा जाएगा, जिसके लिए ईरान और ईरान की जनता और ईरान की सियासत बिल्कुल भी तैयार नहीं है। दूसरा मुद्दा फंसा हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान खोलने के लिए देखिए पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन साथ में वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कंट्रोल नहीं खोना चाहता है। वो चाहता है कि जितने जहाज वहां आए जाए उसकी निगरानी में जाए, उसके सर्विलेंस में जाए। क्योंकि देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मुद्दा देखिए पूरा हाईलाइट हो रखा है। आज की डेट में आप इंडिपेंडेंट नेविगेशन के लिए उसको पूरी तरीके से खोल देते हैं तो अमेरिका के जंगी जहाज वहां आ जाएंगे, तमाम तरीके के जो वहां आइलैंड है उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। और जब एक बार जंगी जहाज इस सकरे इलाके के अंदर घुस आए तो उसका निकालना वो एक तरीके का डिस्ट्रक्शन करेंगे। तो इसके लिए आईआरजीसी या ईरान बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आज की डेट में उसका कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे है। टैरिफ वो पे रियायत दे सकता है, वो नहीं कंट्रोल करेगा, लेकिन सर्विलेंस वो नहीं छोड़ना चाहता। तो ये दो ऐसे मुद्दे जिसके वजह से देखिए बात फंसी हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एग्रीमेंट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अगर आप सिर्फ निगरानी रखते हैं, सर्वेलेंस करते हैं और कमर्शियल वेसल को आने जाने देते हैं तो एक बहुत बड़ा मुद्दा सॉल्व हो जाएगा, बशर्ते अमेरिका भी ब्लॉकेट को हटाए, जिसके लिए वो आज की डेट में तैयार है। इनरिच यूरेनियम का मुद्दा है जिसमें फंसा हुआ, और अमेरिका इस एमओयू को तब साइन करेगा जब उसे विश्वास हो जाएगा कि जो ईरान है वो फर्दर एनरिच नहीं करेगा यूरेनियम को, और वो किसी थर्ड कंट्री को, जिसमें कजाकिस्तान का भी नाम चल रहा है, उसको हैंड ओवर कर देगा। लेकिन ये मुद्दा बहुत ही पेचीदा है। मेरा मानना है कि ईरान आईएईए के लिए एग्री कर सकता है, इंटरनेशनल एजेंसी है, वो मॉनिटर करे, सर्वेलेंस करे, और जो 60% से फर्दर वो एनरिच नहीं करेगा और ना ही न्यूक्लियर वेपन बनाएगा। शायद इस पे एग्रीमेंट हो जाएगा, जो कि 28 फरवरी से पहले कतर में जो बात हो रही थी उस समय भी ईरान एग्री कर गया था। तो ओवरऑल एक एडवांस स्टेज पे मुद्दा है, लेकिन अमेरिका को अपने बयान से बचना होगा। वो कहता है कि अगर या तो आप डील करिए, नहीं तो आपको मिलिट्री से डील करना पड़ेगा। इस तरीके की जब बातें होती तो कहीं ना कहीं वार्ता में या जो एग्रीमेंट होता है उसमें खटास होती है। और साथ में इधर आपके जो काली बाग हैं आईआरजीसी, उनका भी स्टैंड बहुत क्लियर है। वो ईरान को इक्वल टर्म्स में रखना चाहते हैं। बात देखिए, अब लड़ाई तो सीज फायर हो रखा है और जितना डिस्ट्रक्शन ईरान में होना था हो गया है। ईरान आज की डेट में मिलिटरली रीबिल्डअप की तरफ है, रीऑर्गेनाइजेशन की तरफ है। तो वो उसने अपनी तैयारी पूरी कर रखी और उसका पूरा श्रेय जाता है उनके इंडिजिनस प्रोडक्शन को। और दूसरी तरफ अमेरिका में अमेरिका की खिलाफत हो रही है। वहां पे सिर्फ वन मैन आर्मी है, वो डोनाल्ड ट्रंप की आर्मी। वन मैन इकोनॉमिक पॉलिसी है, वो डोनाल्ड ट्रंप की इकोनॉमिक पॉलिसी। वन मैन फॉरेन पॉलिसी, वो डोनाल्ड ट्रंप की। तो पूरा कुछ इतना सेंट्रलाइज हो रखा है कि जेडी वांस के भी स्टेटमेंट को कोई तवज्जो नहीं दिया था। स्टीव विटकॉफ कुछ भी बोले, मार्को रूबियो कुछ भी बोले, लेकिन उसकी अहमियत नहीं तब तक कि उसको कॉन्कर नहीं करते हैं पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप अपना दिमाग बना ले और तब इस एमयू पे साइन हो सकता है, और ये चीजें असंभव नहीं है। देखिए, सीज फायर पे दोनों एग्री हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने पे एग्री है, तो एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी इफेक्ट हो रही, पूरा विश्व इससे परेशान है। लिहाजा अब समय की दरकार है कि दोनों देश अपने बेलिजरेंट व्यू को छोड़ के एक एमिकेबल तरीके से एमओयू को साइन करें। मेरा मानना है कि यह हो जाएगा, क्योंकि लड़ने की स्थिति ना तो अमेरिका, क्योंकि वहां पे मिड टर्म इलेक्शन है और बहुत बड़ा रिसेंटमेंट है, और ईरान को अब रीबिल्डअप की तरफ जाना चाहिए। इतने बड़े ब्लॉकेड हुआ, इतना आपको रेवेन्यू लॉस हुआ है, तो आपको उसको भी मेकअप करना पड़ेगा। इस समस्या का हल देखिए लड़ाई नहीं है। मिडिल ईस्ट की समस्या में
इसराइल को भी एक रोल प्ले करना पड़ेगा, लेकिन वो एक मिलिट्री माइंडसेट का कंट्री है। वो लगातार लेबनान पे हमले जारी रखा, वो तो इसमें नहीं कंट्रोल में आएगा। उस पर दबाव अगर कोई बना सकता है तो अमेरिका। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस है इन सारी चीजों को। युद्ध ने बहुत रिजल्ट दिया नहीं, और इसको तमाम देखिए एक्सपर्ट बोलते आ रहे थे कि टॉक से ही, एमओयू से ही और पीस को आगे बढ़ाने से ही इसमें सोल्यूशन निकल सकता है। और ये बड़े एडवांस स्टेज में है शबनम जी, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है सर। लेकिन जो लहजा है, जिस लहजे की हम बात कर रहे हैं, वो लहजा क्या कुछ इशारे कर रहा है? ईरान का जो एक रुख है या ईरान का जो एक तेवर है, वो वाज़ेह तौर पर ये दिखाने की कोशिश है कि हम झुकेंगे नहीं। बातचीत तो होगी लेकिन हुक्म नहीं होगा उसमें। मेरा सवाल यहाँ पर, हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद शहजाद साहब भी फॉरेन एक्सपर्ट इस वक्त मौजूद है बात करने के लिए। रुख करना चाहूंगी आप ही का। डॉक्टर मोहम्मद शहजाद, आपको क्या लगता है, तेहरान अभी ज्यादा सख्त है या फिर अमेरिका की शर्तें बेबुनियाद है? जी देखिए, अमेरिका की जो शर्तें हैं वो बेबुनियाद हैं। जो आज की कंडीशन है, जो सिचुएशन चल रही है, मेरा ख्याल से उसमें जो आप देखेंगे तो ईरान का डोमिनेंस है। और जो है, जो भी अमेरिका कह रहा है या जो उसके जो भी चाहे इजराइल कह रहा हो चाहे अमेरिका कह रहा हो, उनको खूब जो है रियलिटी पता लग गई है कि ईरान कितना मजबूती से हमारे खिलाफ लड़ा है और उसके पास क्या पावर है। नहीं तो आप देखें, अमेरिका बहुत पहले उस पर अटैक कर चुका होता, रेजिम भी चेंज कर दिया होता। और जहां तक बात है इंटरनेशनल लेवल पे, तो हर जगह से अमेरिका के ऊपर बहुत ज्यादा जो है दबाव है। यूरोपियन यूनियन का भी दबाव और जो उसके अलाइज हैं कि जल्दी से इस जंग को खत्म किया जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो है खोला जाए। देखिए, ईरान को जो है, ईरान भी शायद नहीं सोचा होगा कि इस तरह से उसको बढ़त हासिल होगी इस वार में। शुरू में देखें, सबको यही लग रहा था कि ये वार 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन जो ईरान की तैयारी थी, शायद आरजीसी जो उनकी जो है, उनको शायद जरूर ये इल्म था कि हम इस वार को बहुत लंबा खींचेंगे और नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। मैं बहुत पहले, आप 2-3 साल पहले भी आपके प्रोग्राम से जुड़ा हूं, मैंने बात कही थी कि जो चाइना और रशिया कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये जो है ईरान कहीं से भी उसकी डिफीट हो। अगर उसकी डिफीट होती है तो वेस्ट एशिया में वो जीरो हो जाएंगे। तो आप देखिए, इसमें जो कई सबूत ऐसे आए कि जो सैटेलाइट जो चाइना ने दिया, रूस ने जो नई टेक्नोलॉजी उसको दी, जिससे आपका देखिए उसके जो निशाने थे वो बड़े सटीक निशाने थे। खास तौर से उसमें आपने देखा होगा जो जानी नुकसान अरब कंट्रीज में बहुत न के बराबर हुआ। जो ईरान का जो अटैक था उसमें ज्यादातर जो है जो अमेरिका के जो भी जो उसने अड्डे बना रखे थे, जो सेंटर्स उसके थे, उसी पे उसने अटैक किया। अमेरिका का बहुत ज्यादा इस वार में नुकसान हुआ, खासतौर से वेस्ट एशिया में। इसराइल ऐसी स्ट्रांग कंट्री रही है जो कोई भी मुस्लिम कंट्री की हिम्मत नहीं थी कि उस पर ज्यादा अटैक कर सके या उसको नुकसान पहुंचाए। ईरान ऐसा पहला कंट्री रहा जो उसको बहुत बुरी तरह से तहस नहस किया, बहुत तबाह किया उसके कई शहरों को। इससे उनको अंदाजा लग गया, इसीलिए वो जो है पीस की बात कर रहे। तो अमेरिका इसराइल कभी भी पीस की बात नहीं करते। जो ईरान को भी अब ये समझ में आ गया है कि हम जो चाहे शर्तें मान लें। जहां तक एटॉमिक एनरिच की बात है, ये जो भी बातें चल रही, मुझे नहीं लगता कि ईरान कभी भी इस कंडीशन में आके कभी भी समझौता करेगा। वो तो कई बार कह चुका कि न्यूक्लियर की तो बात ही नहीं होगी उसमें। तो ये चीजें आप देख सकते हैं कि क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि इंटरनेशनल रिलेशन एक गेम है, और उसमें जो है गेम में प्लेयर्स जो गेम खेलते हैं, जो खासतौर से जो है कंट्री जो है और जो उसके लीडर्स होते हैं, वो अपने हिसाब, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, जो ईरान को अब समझ में आ गया कि हम जो भी शर्तें रखेंगे तो हमारी, सभी तो नहीं लेकिन ज्यादातर शर्तें हमारी मान ली जाएंगी। नहीं तो ईरान जो इस तरह से झुकता नहीं। ईरान को एहसास हो गया। अभी देखिए जो भी वार हुआ उसमें ऐसा कहा जा रहा है, बहुत से एक्सपर्ट का कहना है कि ईरान ने अभी 30% अपने जो है वेपन्स का यूज किया है, 70% उसके वेपन्स बचे हैं, और फिर से जो है अपने वो जो प्रोडक्शन कर रहा है या उन चीजों को जो है फिर से वेपन्स बना रहा है। और आप देखें जिस तरह से जो उसकी मिसाइल थी, एक नई तरह की मिसाइल उसने जो डेवलप की, पूरी दुनिया ने उसको देखा, सबने लोहा माना, जो डांसिंग मिसाइल जिसको कहते हैं। तो ये नए तरह के वेपन्स उसने इस्तेमाल किए। तो मुझे नहीं लगता कि जो है उसको जबरदस्ती उस पर कोई शर्त थोपी जाएगी। अमेरिका चूंकि पावरफुल कंट्री रहा है, सुपर पावर रहा है, कोल्ड वॉर के बाद अकेला सुपर पावर रहा है, इस वजह से वो धमकियां जो खासतौर से ट्रम्प की आदत है कि ट्रम्प का जो भी लहजा रहा है, ट्रम्प का जब से वो इस बार वो पावर में है, ऑथोरिटेरियन रेजिम की तरह रहा है, यानी डिक्टेटर की तरह बात करते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री जो होती है, अमेरिका को कहा जाता है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, इस तरह से उसका लीडर इस तरह से बात कर रहा है, चाहे उसके अलाइज, अपने अलाइज के खिलाफ भी उसने ऐसी बातें कही।
दूसरे रेजिम को चेंज करने में उसको मजा आ रहा है, जो उसने वेनेजुएला के साथ किया, और कई कंट्री को जिस तरह को थ्रेट कर रहा, धमकी दे रहा, ये डेमोक्रेटिक कंट्री की जो लैंग्वेज नहीं होती। तो कहीं न कहीं ट्रम्प ने जो 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 बातें वो कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका का जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो बहुत हेल्दी रहा है, और जो है उसका लोग बहुत ऑनर करते हैं कि अमेरिका बहुत स्ट्रांग डेमोक्रेसी है। लेकिन शायद ट्रम्प ने उसको बहुत नुकसान पहुंचाया है, और आने वाले दिनों में उनके लिए बहुत चैलेंज होगा। और जो मिड टर्म इलेक्शन की भी बात चल रही है, मुझे नहीं लगता उनको बहुत फायदा होगा, बहुत नुकसान होने जा रहा है ट्रम्प को, क्योंकि ट्रम्प ने पूरी अमेरिका की जो इकोनॉमी को भी तबाही की तरफ ले जा रहे हैं, और अमेरिका का बहुत नुकसान हुआ इस पूरे जो है पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, पूरे वार में। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अमेरिका के लिए बहुत चैलेंजेस होगा। हाँ, ईरान के लिए रीबिल्ड का अच्छा चांस उसको मिला है, और ईरान मुझे नहीं लगता वो जबरदस्ती ये चाहेगा कि उसके साथ फिर से वार शुरू हो, तो भी निगोशिएशन करने की कोशिश करेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई शर्त उस पर थोपी जा सकती है, क्योंकि ईरान जो कंडीशन ईरान की, उस पर कोई शर्त थोपी नहीं जाता। मैं फिर से एक बार क्लियर कर दूं, वादे कर दूं इस बात को कि अमेरिका जो है, इजराइल उसकी स्ट्रेंथ को समझ गए हैं। अगर नहीं समझे होते तो कभी ईरान को तबाह कर दिया होता, ईरान में रेजिम भी चेंज हो जाता। मुझे लगता है आने वाले दिनों में जो है ईरान जो है वो जो है अपर हैंड उसके पास रहेगा, और वो जो है अमेरिका की किसी भी ऐसी शर्त पे जो जो उसको नुकसानदायक होगी, जैसे खासतौर से चाहे एटॉमिक की बात हो, चाहे हॉर्मुज पे भी जो है पूरी तरह से खोलने की बात हो बिना शर्त के, तो मुझे नहीं लगता कि ईरान उन चीजों को मानेगा। ठीक है, बातचीत अगर होने जा रही है तो ऐसी चीजों खबरों के बीच में दोनों पक्षों का थोड़ा नरम होना लाजमी यहाँ बनता है। मेरा सवाल यहाँ पर ब्रिगेडियर शरदेंदु सर आपसे है, आपको क्या लगता है, कतर के थ्रू बातचीत हुई है ईरान की, यानी कि ईरान और कतर की बातचीत हुई, ईरान ने यहाँ पर मुतालबा किया है, मांग की है समझौता हो तो बाइज्जत हो, और ट्रंप के जरिए, अमेरिका के जरिए जो ये 4 बड़ी शर्तें रखी गई हैं, ईरान इन्हें मानने से इनकार कर रहा है। बाइज्जत समझौता किस तरफ इशारा है ईरान का? देखिए शबनम जी, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर कतर के थ्रू ईरान बात करना चाहता तो एक बहुत ही मैच्योर्ड मध्यस्थता करने वाला कंट्री होगा। कतर ने पहले भी इस तरीके के पहल की हुई थी, और साथ में जिस तरीके से पाकिस्तान पूरी तरीके से मध्यस्थता करने फेल हुआ, वो हालत कतर की नहीं होने वाली है, क्योंकि कतर का भी इंटरेस्ट मिडिल ईस्ट में इन्वॉल्व है। वो चीजों को समझ रहा है किस तरीके से अमेरिका ने तमाम मिडिल ईस्ट के कंट्रीज को सिक्योरिटी के नाम पे धोखा दिया है, इसका भी खुलासा हो चुका है। तो अब अमेरिका के जितने भी सो कॉल्ड सिक्योरिटी का पैरामीटर मिडिल ईस्ट में था, वो सारा कुछ इजराइल सेंट्रिक था। इजराइल को तो आपने पूरी तरीके से सुरक्षित कर दिया, और इजराइल के हक दिलाने के लिए आज की डेट में आप अब्राहम अकॉर्ड को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। तमाम कंट्रीज पे आप प्रेशर डाल रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, कि आप अब्राहम अकॉर्ड को मानिए, उसके सिग्नेटरी बनिए, और इजराइल के एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज करिए, उससे अपना ट्रेड, कॉमर्स और डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश करिए, और जिससे कि उसकी आइडेंटिटी मिडिल ईस्ट में एस्टेब्लिश हो जाए। तो इस तरीके से आप टाइम टू टाइम अपने जो है नैरेटिव्स को बदलते रहते हैं। आज की डेट पे ये नैरेटिव मिडिल ईस्ट में चल रहा है, जिससे कि तमाम मिडिल ईस्ट के कंट्री खफा है। एक तो सिक्योरिटी नहीं दी, दूसरे अब आप अब्राहम अकॉर्ड के लिए फोर्स कर रहे हैं, और जो बेसिक मुद्दा है कि किस तरीके से आप इस इलाके में शांति लाएंगे, वो आप नहीं हासिल करते दिख रहे हैं। तो मेरा मानना है कि अमेरिका को अपने टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। स्पेशली मेरा आज की डेट में जो मेरा इंक्लिनेशन बोलता है, वो इस बात के लिए सहमति जताना है कि आगे किन बातों पे डिस्कशन हो। आगे का 60 दिन जो डिमांड किया जा रहा है, जिसमें सीज फायर लागू होगा, उसमें किन मुद्दों पे बात हो। एक न्यूक्लियर का इशू तो बहुत बड़ा इशू है, जिसमें टाइम लगेगा उसके डिस्पोजल के लिए, लेकिन साथ में तमाम ऐसे इशू हैं जिसमें पीस, सिक्योरिटी, ट्रांक्विलिटी, एक आपस के मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज का आपस में किस तरीके का रिलेशन हो, इसके बारे में भी बात होनी चाहिए। और ईरान को भी अपना बेलिजरेंट व्यू जो है, और जिस तरीके से छोटे बड़े तमाम अपने प्रॉक्सीज की वो मदद कर रहा है जो आतंकवादी घटनाओं में या मिलिटेंट एक्शन में इन्वॉल्व है, उसको कब करना पड़ेगा। लेकिन जहां तक ओवरऑल सिचुएशन है, मैं मानता हूं कि ये कंडुसिव है। ईरान बार बार ये कह रहा है कि वो इक्वल टर्म्स में बात करेगा, ये अपनी बातों को मनवाने के लिए एक प्रेशर जनरेट कर रहा है। युद्ध तो चल नहीं रहा है, अब किस तरीके से आप प्रेशर जनरेट करेंगे? प्रेशर जनरेट करने का इनका तरीका है कि इक्वल टर्म में बात हो, नहीं तो हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पकड़ रखा है, वर्ल्ड की इकोनॉमी को हम आज की डेट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से चोक कर रहे हैं। लिहाजा अब अमेरिका, आपको बात करनी है तो आप मेरे टर्म्स पे या इक्वल टर्म में आके बात करिए। वही अमेरिका चाहता है, क्योंकि उनके यहाँ मिड टर्म इलेक्शन आने, पॉपुलैरिटी डोनाल्ड ट्रंप की कम हो रही है, और इस इलाके में युद्ध की वजह से
अमेरिका आइसोलेटेड पड़ता चला जा रहा है। लिहाजा उसको भी आज की डेट में दरकार है कि एक कोई पीसफुल नेगोशिएशन हो, पीस की डील हो, जिससे वो फिर से कह सके कि वो यूनिपोलर वर्ल्ड का लीडर है, वो अपनी चीजों को मनवाने का मादा रखता है, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे रशिया हो, या नाटो का कोई कंट्री हो। तो इस तमाम तरीके की चीजें हैं। ईरान ने एक चीज तो इस युद्ध में क्लियर कर दिया कि अमेरिका की जो हेजोमनी थी, अमेरिका की जो वल्नरेबिलिटी है, उसको वर्ल्ड को एक्सपोज कर दिया है। ये बता दिया कि अमेरिका को भी चोट पहुंचाई जा सकती है, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली। अमेरिका बार बार कहता है कि उसके स्टेट पे ईरान अगले 4 दशकों तक हमला नहीं कर सकता। बात सही है, लेकिन ईरान उनके तमाम मिलिट्री बेसेस जो मिडिल ईस्ट में, उसको उसने टारगेट किया, बहुत नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका चाहे भले ही बोलता रहे कि उनके 15 सोल्जर ही मारे गए, लेकिन तमाम सोशल मीडिया पे डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट है, जिसमें 700 से लेके 400 से लेके 300 अमेरिकन सोल्जर की मौत की पुष्टि की गई है। 45 एरियल प्लेटफॉर्म को ईरान ने डिस्ट्रॉय किया है। आप कहते हैं कि उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, लेकिन S-400 आज भी कामयाब है। तमाम तरीके का उसने डिफेंस सिस्टम अपना मुकर्रर कर रखा है। तो आज की डेट में वो क्यों बैक ट्रैक करेगा, क्यों वो बैकफुट पे कोई एग्रीमेंट करेगा? आपने जो जितना डिस्ट्रक्शन करना था वो कर लिया, लेकिन आप उसके जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को पूरी तरीके से ध्वस्त नहीं कर पाए। उसका मिसाइल प्रोग्राम, उसका ड्रोन प्रोडक्शन उतनी ही गति से चल रहा है, और साथ में जो चाइना और रशिया का सपोर्ट है, नॉर्थ कोरिया का सपोर्ट है, वो अपने आप में उसको एक और इंपटेंस देता है, एक कॉन्फिडेंस देता है कि आप युद्ध में बने रहें। तो मेरा मानना है कि इस तरीके से जो टेंस वातावरण ना क्रिएट करके आप एमिकेबल तरीके से एक डील करें। डील का मतलब होता है कि दोनों पक्ष बराबरी से विन विन सिचुएशन में जाए, और ये पॉसिबल है। तमाम विश्व के तमाम थिंक टैंक तमाम ऑप्शन जनरेट करते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा शख्स है जिसको कन्विंस करना आज की डेट में मुश्किल है। वो जिस दिन खुद कन्विंस हो जाएंगे, जरूर विश्व के सामने एक ऐसी पिक्चर पेंट करेंगे कि वो युद्ध जीत गए, ईरान को ध्वस्त कर दिया, ईरान की इकोनॉमी बर्बाद कर दिया, और अमेरिका विनर साबित हुआ। लेकिन इन बयानों से कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। वास्तविकता ग्राउंड में यह है कि ईरान एक शक्तिशाली देश उभरा है। उसने 3 महीने से अमेरिका को चेक किया है, तमाम तरीके की उनकी जो लड़ाई लड़ने की टैक्टिक्स थी उसको काउंटर किया, और साथ में अपना एग्जिस्टेंस बना के रखा, और अमेरिका को बाध्य किया है कि वो डील करने के लिए तैयार है। अमेरिका ऐसे देखिए डील नहीं करता है, इतना लंबा सीज़फायर ऐसे नहीं किया है। उसकी भी सफरिंग थी, इकोनॉमिक बर्डन था, रिसेंटमेंट था। गलती अब डोनाल्ड ट्रंप से यह हुई कि उन्होंने वेनेजुएला की तरह सोचा कि ईरान में सत्ता परिवर्तन करा ले जाएंगे, तमाम तरीके के वहां इंटरनल रिवोल्ट होंगे, CIA और मोसाद का जो नेटवर्क है वो बहुत इफेक्टिव तरीके से ईरान में काम करेगा, और जिसका कि उन्होंने पहले एक हवाला दिया था कि जून में जब ऑपरेशन हुआ तो सारा इनपुट मोसाद और CIA का था। लेकिन इस बार वो मार खा गया, क्योंकि IRGC इन सारी चीजों को समझ गया था। इस बार की कमांड IRGC ने जिस तरीके से अपनी रणनीति बनाई है वो काबिले तारीफ दिखाता है कि एक प्रोफेशनल देश है, और देश ने एकजुटता दिखाई। सारे प्रोटेस्टर गायब हो गए, सारों ने एकजुटता दिखा और अमेरिका से लड़ने की प्रतिज्ञा की। तो इस तरीके की चीजें हुई हैं। लिहाजा शबनम जी, बात तो बनती है डील की, पीस डील होना चाहिए, और थोड़ा इस 60 दिन में आगे इसको कैसे प्रोग्रेस करना है इस पर बातचीत करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है सर। डॉक्टर मोहम्मद शहजाद साहब, फाइनल कमेंट। जी देखिए, मैं फिर से एक बात और ये कहना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल जो अभी बातें हुई हैं मैं भी उससे एग्री करता हूँ। अमेरिका बहुत सोच समझ के जो है पीस डील की बात कर रहा है, क्योंकि उसको एहसास हो गया। एक चीज और मैं बताऊं, अगर एक कॉन्फ्लिक्ट अगर फिर से ईरान से शुरू होता है, अमेरिका का देखिए वेस्ट एशिया में उसके इंटरेस्ट पे काफी नुकसान हुआ है। अभी सर भी कह रहे थे, खास तौर से नॉर्थ कोरिया का भी नाम लिया। नॉर्थ कोरिया देखिए, अगर वो आगे बढ़ेगा तो नॉर्थ कोरिया भी इसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि नॉर्थ कोरिया को डर जरूर है कि ईरान अगर खात्मा होगा तो मेरे ऊपर अटैक होगा। अमेरिका ने इनडायरेक्टली कई बार धमकी भी दी है। देखिए, अगर ये वार बढ़ेगा अमेरिका का बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि अगर नॉर्थ कोरिया अटैक कर देता है, जो साउथ कोरिया में जो है अमेरिका का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, और जापान में अगर 2 जगह अटैक कर देगा नॉर्थ कोरिया, अमेरिका का जो खास तौर से एशिया में उसका इंटरेस्ट बिल्कुल 0 हो जाएगा। और अमेरिका ऐसे ही अभी उसकी इकोनॉमी बहुत तबाह है। तो मुझे लगता है कि अमेरिका के जो भी ट्रम्प के जो एडवाइजर है, जरूर उनको इस बातों की सलाह दे रहे होंगे कि आप अमेरिका का जो भी इंटरेस्ट आप 0 इंटरेस्ट कर देंगे, इसका फ्यूचर में इसका बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में अमेरिका ये सब चीजें सोच रहा है, इसीलिए पीस प्रोसेस की तरफ जा रहा है। अगर अमेरिका पीस प्रोसेस की तरफ नहीं जा रहा है तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में पूरे एशिया में अमेरिका के इंटरेस्ट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा, और जिससे आने वाले दिनों में
फ्यूचर में अमेरिका का जो है सुपर पावर का सपना बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उसका सीधा डायरेक्टली फायदा जो होगा वो चाइना और रशिया को होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।